Hello Techions, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर के। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे बट वो थे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। आज हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से आ गया है और अगर नहीं भी आया है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो हैं उनकी फॉर्मेशन वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी एंड ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज कि की डिफरेंस बताइए इन अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, अब देखो अगर वो की डिफरेंस ही आप अगर नोट करोगे तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। हमारे पास कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, बट यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली बोला है इन द अरेंजमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो आपको अपना आंसर सिर्फ वही प्रॉपर्टी की तरफ सीमित रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर की डिफरेंस बोला तो आपने कुछ भी पॉइंट लिख दिया, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आप क्या लिखोगे? सॉलिड्स में अरेंजमेंट क्या होती है? बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, और इसमें लिक्विड्स में क्या होता है? थोड़ी थोड़ी दूरी है। गैसेस में क्या होता है? बहुत ज्यादा दूरी है। अभी हमने डिस्कस कर लिया अरेंजमेंट। अभी मूवमेंट। सॉलिड्स में पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, वो मूव ही नहीं कर सकते, है ना। लिक्विड्स में क्या होता है कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वो मूव कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो कोई भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, है ना। गैसेस में क्या होता है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स की रैंडम है एंड उसमें बहुत ज्यादा स्पेसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे फॉर्म करोगे? इन सॉलिड्स, अब देखो 3 पैराग्राफ बनाए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पार्टिकल्स पहले अरेंजमेंट बता दिया कि क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पर क्लोज टुगेदर बट कैन मूव, एंड इसमें फार अपार्ट। फिर हमें बताना है मूवमेंट। इसमें क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है, इसमें लिक्विड फ्लो कर सकता है। ठीक है, एंड लास्ट में इट कैन मूव रैंडमली एंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस। तो देखो आंसर कितना बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या किया गया है, इसको आंसर को स्ट्रक्चर किया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जस्ट आप क्वेश्चन रीड करते हो एंड आप कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एग्जाम में। एंड जब आप आधा क्वेश्चन लिख लेते हो फिर याद आता है ओ नहीं यार ये तो लिखना ही नहीं, इसमें तो ये चीज लिखनी है। फिर आप उस पर क्रॉस करते हो। बेटर अब इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना उसको, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आप उधर तो वही करोगे ना। ये क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने जब वो क्वेश्चन देखे तब आपने सिर्फ पढ़ लिया, आपने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ये तो होता है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी कर रहे हो, तब आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। अगर मैं ये चीजें पॉइंट आउट ना करूं तो शायद आप आज भी इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है। चलिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। कंसेप्ट बोला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस एंड वन इन द लिक्विड्स। सबसे पहले आप डिफ्यूजन बताओ कि होता क्या है, एंड देन गैसेस एंड लिक्विड में एक एक एग्जांपल। डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी जब मिक्सिंग हो जाती है, बट आप उस पर कोई मतलब आप नहीं मिक्सिंग करवा रहे, वो खुद हो रही है ऑन इट्स ओन। ठीक है, गैसेस में जैसे कि एयर, परफ्यूम, राइट, इंसेंस स्टिक, ये कोई भी ये एग्जांपल आप गैसेस में डाल सकते हो। लिक्विड्स में कोई भी दो लिक्विड्स अगर आप मिक्स कर दो, या फिर जो हमने एक्टिविटी की थी इंक वाली, ठीक है, आप वो मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले डिफ्यूजन क्या मतलब है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, या मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, आपको जो डेफिनेशन है वो और के बाद वाली आपको लिखवाई हुई है, बुक में भी यही प्रेजेंट है, बट दिस इज अ फैक्ट एंड ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन है ना वो हमेशा हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ही मूव करता है। जैसे कि अगर ये कंटेनर है एंड ये पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे उस रीजन में जहां पर वो नहीं है। ठीक है, अगेन ये आपकी एग्जांपल्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। कोई भी एक एक बोला है, आप कोई भी एक एक एग्जांपल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दो भी लिख लोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे।
सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द गैसेस। गैस की इसमें करेक्टरिस्टिक नहीं है। गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, दिस इज करेक्ट। गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब रह गया लास्ट, they have strong intermolecular forces. Gases do not have strong intermolecular forces, rather they have weak. तो strong नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर है डी, उसमें होती है वीक, इनफैक्ट वीकेस्ट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज आंसर। चलिए, इसी के साथ देखो आपकी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज होगी गैसेस की। The rate of diffusion is highest in, तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कि सॉलिड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन लीस्ट होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है ना। लिक्विड और गैसेस में ज्यादा है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब डिफ्यूजन का जो रेट है वो गैसेस में मैक्सिमम है। ऑल्सो आपको याद होगा कि जब भी सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज होते हैं तो वो लिक्विड में ही बनते हैं, लिक्विड में ही डिफ्यूज होते हैं। वैसे ही जब हम लिक्विड एंड गैस या सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों का साथ में करते हैं तो वो भी लिक्विड में ही डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है आपका सी, गैसेस। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन द गैसेस। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करो। वो बोल रहा है यू आर गिवन 3 कंटेनर्स, 3 कंटेनर है। एक में हमने आयरन नेल्स डाल दिए हैं विच इज सॉलिड, ठीक है। दूसरे में हमने पानी डाल दिया है विच इज लिक्विड, एंड तीसरे में हमने एयर डाल दिया है विच इज अ गैस। टास्क क्या है, फिल द फॉलोइंग टेबल। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टेबल आएगा। बाय ऑब्जर्विंग और रिकॉलिंग द करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आपके पास 3 कंटेनर है, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड एंड एक में गैस है, एंड यू हैव टू फिल अप द टेबल। हियर इज द टेबल। ओके, पहले सॉलिड का ही फिल करते हैं, ठीक है, फिर लिक्विड एंड फिर गैस का। अब सॉलिड में शेप जो है वो इंटैक्ट रहती है, वो फिक्स्ड रहती है, तो यहाँ पर आएगा फिक्स्ड। जहां तक वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड रहता है। व्हाट अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, यस ये इनकंप्रेसिबल है। आप लो भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस, इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस क्या रहती है, नेग्लिजिबल, बिल्कुल पास पास में बैठे होते हैं, बिल्कुल इनमें जगह नहीं होती है ना, तभी वाइब्रेट करते हैं एंड मूव नहीं करते हैं इन रियलिटी। देन फ्लोएबिलिटी, डज नॉट फ्लो, इसमें कोई भी फ्लूइडिटी या फिर फ्लोएबिलिटी है ही नहीं सॉलिड में, ठीक है। चलिए, अब आ गया हमारे पास लिक्विड, दैट इज कंटेनर भी, जिसमें हमने क्या डाला था, हमने वाटर डाला था। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, जो लिक्विड है उसकी शेप फिक्स नहीं है, आप उसको कोई भी कंटेनर में डाल लो तो वो उसकी शेप ले लेता है, तो नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड है, कोई भी शेप में डालो वॉल्यूम सेम रहेगा, सिर्फ शेप अलग अलग होगी। ओके, कंप्रेसिबल, यस, सो कंप्रेसिबल है, बट अगेन लो कंप्रेसिबिलिटी है, या फिर आप मीडियम बोल सकते हो, ठीक है। एंड देन इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस, यस देयर आर इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस, अगेन मीडियम स्पेसिस है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। फ्लोबिलिटी, यस दे कैन फ्लो, ठीक है। जब भी आपको वर्ड फ्लूइड आता है ना, तो फ्लूइड में याद रखना, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैसेस बोथ, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। फिर आ जाता है गैस, गैस सी कंटेनर। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पर जो उसकी शेप है, नॉट फिक्स्ड। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, अगेन नॉट फिक्स्ड, इसका वॉल्यूम बढ़ या कम हो सकता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, यस हाई कंप्रेसिबिलिटी, आप साथ में लिख सकते हो वर्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, वेरी लार्ज, तो लार्ज भी लिख सकते हो या फिर हाई भी लिख सकते हो।
ठीक है। एंड देन फ्लो एबिलिटी, यस दे कैन ऑल्सो फ्लो, दिस इज देयर फ्लो एबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कंटेनर हैं एंड ये उसकी प्रॉपर्टीज है। देखो प्रॉपर्टीज को ही टेबुलर फॉर्म में दिया है एंड हमें सिर्फ फिक्स करना था, जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा खाली दिया जाएगा, हो सकता है कि आपको कुछ इसमें से फील्ड दिए हों एंड कुछ इसमें से आपको फिल करने हों। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये है assertion एंड रीजन एंड इट सेज gases कैन बी इजीली compressed, ये हमारा assertion है एंड देन वो रीजन क्या दे रहा है, वो रीजन दे रहा है particles of gases have large spaces between them। yes, क्या रीजन assertion को जस्टिफाई कर रहा है? देखो ए भी ट्रू है, गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा आर भी हमारा ट्रू है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है गैस में। ठीक है, तो ए इज फॉल्स, तो डी तो आंसर नहीं हो सकता है ना। अब हमारे पास सी भी आंसर नहीं हो सकता है बिकॉज इट सेज आर इज फॉल्स, तो मतलब ए या बी में से रह गया। अब हमें ये देखना है कि क्या आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखो गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है, तो जब आप कंप्रेस करते हो तब वो पास पास में आ जाते हैं ऐसे। पर ये तभी पॉसिबल हुआ ना क्योंकि जगह थी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता। तो दैट मीन्स ये सब पॉसिबल हुआ, मतलब आर जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई, सो ए इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ओके, अब हमें 3 सब्सटेंसेस दे दिए हैं ए बी एंड सी एंड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। पहला काम तो यही है, हमें ये बताना है कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस इनमें से कौन सा है। ओके, एंड देन इट सेज जस्टिफाई योर चॉइसेस यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज हमें दी हुई हैं, मास कंप्रेसिबिलिटी एंड शेप रिटेंशन, इनको जस्टिफाई करना है। And then calculate the density of each substance relate to the particle packing. Okay. Okay, देखो सबसे पहला तो हमारे पास शेप रिटेंशन से ही हमें पता लग जाएगा। अब देखो जो फर्स्ट है शेप रिटेंशन, यस है, कंप्रेसिबिलिटी लो है, ये किसमें होता है, ये होता है सॉलिड। ठीक है, अब दूसरा देखो शेप रिटेंशन नहीं, तो इसमें शेप रिटेंशन दोनों ही नो है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है, तो हम जाएंगे कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी में देखो कि हाई कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, गैस की, तो मतलब बी है लिक्विड एंड ये है हमारा गैस, तो ए पार्ट हो गया। अब देखो बी में हमने क्या करना था, हमें बताना था जस्टिफाई और आंसर। तो आंसर क्या है कि ये जो हमने अभी प्रोसेस किया इसी को आपने लिखना है कि जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या हुआ है कि शेप रिटेंशन हुई है, लो कंप्रेसिबिलिटी है एंड उसमें क्या है, हाई मास डेंसिटी हमारे पास रहेगी। ठीक है, अभी कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, ये आएगा ग्राम पर ml। जस्ट कंपेयर करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एसआई में। ठीक है, एंड ये था हमारा ए के लिए। अभी निकालते हैं बी के लिए। अब देखो इसकी वैल्यू है 0.9। अब सी के लिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो जो रो ए है दैट इज ग्रेटर देन रो बी विच इज ग्रेटर देन रो सी। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड हैं इन केस ऑफ ए, एंड देन यू कैन से कि पार्टिकल पैकिंग की बात कर रहे हैं ना हम, एंड देन बी में उससे कम, एंड देन सी में देखो पार्टिकल पैकिंग बहुत ही ज्यादा वीक है। आप देखो कितनी कम डेंसिटी है ये हमारे पास, दैट इज
लेस देन 0, राइट, 0.013, ओके, इट इज लेसर देन 1, वेरी लेस देन। तो हमने यही आंसर जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास 2 ग्राम पर मिलीलीटर आई है। एंड देन हमने बताना है लिक्विड के लिए, उसमें कोई शेप रिटेंशन नहीं है बट मीडियम कंप्रेसिबिलिटी है। सी में क्या आएगा, शेप रिटेंशन 0 है, हमारे पास हाई कंप्रेसिबिलिटी है, प्लस जो हमारी डेंसिटी आई है वो एक्सट्रीमली लो आई है, ठीक है। तो एंड लोएस्ट मास भी है, तो मास देख के भी आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो मास देख के ही आप बता सकते हो कि सॉलिड लिक्विड गैस भी कौन सा होगा। अब इसको आप टेबुलर फॉर्म में ही बना सकते हो, ठीक है, सब्सटेंस आइडेंटिफाई एज एंड देन रीजन, एंड आप रो ए, रो बी एंड रो सी को कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर नहीं किया है। इसका आया था 2 ग्राम पर मिलीलीटर, यहाँ पर था आई थिंक 0.9 या 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड दिस इज 0.013 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये आपको सॉल्व कर लेना है, ये आपके सी पार्ट में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ना, देखो ऐसे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी वो डाल सकते हैं, ठीक है, आजकल तो वैसे डाल रहे हैं वो काफी। चलिए अभी सिनेरियो क्या है, अ ट्रक कैरिंग लिक्विफाइड गैस सिलेंडर्स ट्रेवल्स फ्रॉम कोल्ड हिली एरिया टू हॉट। अभी हम जा रहे हैं कोल्ड टू हॉट, इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। इसमें बस यही ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाया, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आज है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिडिक्ट करो कि क्या होगा प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। तो आपको याद होगा, देखो अगर आपके पास ये पार्टिकल्स हैं एंड आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं। अब इनके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो कोलिजन है वो भी बढ़ जाएगी। किसके साथ, कोलिजन विद वॉल ऑफ कंटेनर। तो अब कोलिजन बढ़ने से, वो भी किसके साथ, वॉल्स ऑफ कंटेनर बढ़ने से, अभी जो मेन आंसर है वो तो लिखा ही नहीं, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू हीटिंग, ठीक है। तो आपका आंसर ए का क्या है, व्हाट विल हैपन, द प्रेशर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड देन यूज काइनेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन योर आंसर, यही जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है यही आपको बतानी है बी पार्ट में, ठीक है। ए में आप ये लिख सकते हो कि प्रेशर इनसाइड द गैस सिलेंडर्स विल इंक्रीज ड्यू टू हीटिंग, एंड देन बी पार्ट में आपको ये सारा जो थ्योरी मैंने बताया कि आप ये सारी बी पार्ट में लिख सकते हो। एंड देन सजेस्ट सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। अब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट हम क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो जो सिलेंडर्स है, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली जो है सन के कांटेक्ट में आए ना, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में ही ना आए, ठीक है। हम उसको पेंट कर सकते हैं, हम कोई ना कोई इसके ऊपर लेयर बना सकते हैं, ठीक है। यूजुअली ये सिलेंडर्स इसीलिए काफी थिक भी बनाए जाते हैं, उनमें पेंट किया जाता है बाहरली साइड पे, ठीक है। एंड बी, एंड और क्या लिख सकते हैं हम, यस, हम प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्व्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं। आप देखा होगा कि हर सिलेंडर में या फिर हर कोई ऐसे जो सिलेंडर होता है उनमें लगा ही होता है वॉल्व, ठीक है। जब खराब होता है तो हम वो सिलेंडर को यूज ही नहीं करते हैं। सेकेंडली, हमारे पास एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस भी होना चाहिए, क्योंकि सपोज अगर हर एक चीज की एक लिमिट होती है ना, कि आपका जो सिलेंडर है वो कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर सकता है। सपोज अगर मैं ये बोलूं कि वो वाई अमाउंट तक कर सकता है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें वाई अमाउंट से कम तक का ही प्रेशर जो है डालोगे, कि जब आप कोल्ड पे थे तब आपने एक्स अमाउंट जो है वो रखा। तो जैसे ही अभी आप नई जगह पे जा रहे हो, सपोज उसका टेम्परेचर है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे द प्रेशर दैट इज इट एक्सर्ट्स इज जी, है ना। उसके बाद 45 से ऊपर कहीं भी कोई टेम्परेचर नहीं है, तो आप सेफ लिमिट में ही हो। सपोज बाय चांस अगर वो धूप में भी खड़ा रहा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, तो वो जी से बढ़ के ज्यादा से ज्यादा सपोज यहाँ पर आ गया, बट स्टिल वो एक सेफ लिमिट पे है। तो जब आपको ये चीजों का पता होगा, आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे इन चीजों को, देन आप इजिली जो है आप बेटर सेफ्टी मेजर जो है आप ले पाओगे,
ठीक है, and we can store it in ventilated and shady areas. That can also be the another point. तो अभी आप इनको लिख सकते हो. देखो, फर्स्ट आंसर इज प्रेशर विल इंक्रीज ड्यू टू हीटिंग. Second is temperature increases, kinetic energy increases, more collisions with the wall, and higher is the pressure. ठीक है. एंड देन लास्ट सेफ्टी मेजर्स. आप कोई भी मतलब इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, यूजुअली ऐसे जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, आई थिंक आप 2 भी लिख दोगे तो चल जाएगा. ठीक है, तो कोई भी 2 कर लो कि या तो एक्सपोज ही ना करें, या फिर शेडेड एरियाज में रखें, या फिर मॉनिटर टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, एंड यूज रेगुलेटेड वॉल्स. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड आपको अच्छे से जो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की, वो भी क्लियर होगी. Thank you so much, and I'll see you in the next class. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel.